गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जी सर, ठीक है सर। जी, आपने राजस्थान बोर्ड से 2010 के अंदर 10th क्लास पास किया है यस सर। और फिर कॉमर्स स्ट्रीम के साथ 2012 में आपने सीबीएसई बोर्ड चुना। यस सर। फिर आपने ग्रेजुएशन किया 2015 के अंदर और यस सर। 2018 के अंदर आपका एलएलबी कंप्लीट हुआ। यस सर। तो अभी क्या कर रहे हैं आप 2018 के बाद? सर मैं कंटिन्यूसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जब से। तो इस दौरान कोई एग्जाम वगैरह दिए आपने? सर आरजीएस दिया था मैंने जी, तो उसमें मेरा सर मेंस में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया क्लियर। क्या कारण रहे उसके? सर मेरे क्रिमिनल साइड थोड़ा कम रहे मार्क्स मेरे, हम्म। जो मिनिमम मार्क्स थे उसमें मेरा 2 मार्क्स कम रहे थे। नहीं तो आपके मार्क्स अपेक्षानुरूप नहीं आए या आपकी तैयारी अपेक्षानुरूप नहीं रही? सर थोड़ी मेरी तैयारी में कमी रही, मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ तो हाँ। सर आई थिंक मेरी तैयारी में थोड़ी कमी रही। अच्छा, चलो, लॉ के अंदर एक शब्द होता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन यस क्या सर। होता है? प्रिजिशन सर मतलब थोड़ा अनुमान लगाना कोर्ट के द्वारा कि हम इसमें प्रेजम्पशन मींस सम inferences are made from which may be negative or positive हम्म। for a fact कि ये fact हुआ था या नहीं हुआ था, इसका हम presumption लगा सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं आपके किन मामलों के अंदर कोर्ट उपधारणा करता है? प्रिजम्पशन को उपधारणा कहते हैं हिंदी में। यस। हाँ, तो किन मामलों यस में सर। कोर्ट उपधारणा करता है किसी चीज की, किसी फैक्ट की, किसी चीज के होने की और ना होने की? जैसे सर फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट में है, जैसे सेक्शन 112 है उसमें जो कि है, सॉरी सर, जो सेक्शन जैसे कि हम ले सकते हैं अगर कोई मैप वगैरह, मैप और प्लान जो कि हम अगर एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो सर उसमें ये हम कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि अगर ये किसी गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के ऑथराइज अंडर ऑथराइज अगर प्रेजेंट किया गया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि ये सही है। और किसी कानूनों के संबंध में कोई रेप वेप में प्रिजम्पशन करता है क्या कोर्ट? या यस सर। सेक्शन सर 100। एंटी करप्शन ब्यूरो के कानूनों के संबंध में कोई प्रिजम्पशन करता है क्या कोर्ट? या सामान्य किसी भी अभियुक्त के संबंध में किसी तरह का प्रिजम्पशन करता है क्या कोर्ट? यस सर, जब सर अक्यूज जो है सर अगर ये नहीं बोलता है कि मेरा केस जो है वो विद इन एग्जेम्पशन नहीं था, तो कोर्ट ये मानता है कि वो एग्जेम्पशन नहीं होगा एज पर एविडेंस एक्ट। और सर जैसे कि सेक्शन 114A में दिया हुआ है एविडेंस एक्ट के कि अगर कंसेंट के बारे में कोर्ट प्रिज्यूम करता है, अगर जो विक्टिम कहती है कि मेरी कोई कंसेंट नहीं थी, तो सर कोर्ट ये मानता है कंसेंट नहीं होगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम। और एंटी करप्शन ब्यूरो के संबंध में भी कानून है। एंटी करप्शन के संबंध में जो कानून बना हुआ है उसके संबंध में भी कोर्ट कोई प्रिजम्पशन करता है अभियुक्त के संबंध में? सॉरी सर, मुझे इसका पता नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब एक बात बताइए कि जो लगातार प्रांतों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा के विधानसभाओं को, विधानमंडलों को भंग किए गए, विधानसभाओं को, है ना, राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, और अब पिछले कुछ टाइम से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस तरह से नहीं हो रहा है, तो ये क्यों हुआ? सर इसका ये हो सकता है कि सर जो अब की जो गवर्नमेंट्स हैं सर वो अपना प्रॉपर वर्क कर रही हैं, और जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो टारगेट्स लेके चलती हैं, उनको कहीं ना कहीं सर पूरे तो नहीं बट किसी हद तक उनको पूरा अचीव कर लेते हैं। तो सर कानूनों में कोई संशोधन नहीं हुआ? आप विधि के छात्र हैं, कानून के कारण तो बदलाव नहीं हुए? सर हुआ है बदलाव। तो जैसे कि सर वो हम ले बताइए सकते ना। हैं क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है सर 2013 में और 18 में, सर ये इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ सर काफी सर जैसे कि अभी एक ट्रिपल तलाक जो हुआ है, और नहीं, सवाल क्या पूछ रहा हूँ स्टेट मैं? इमरजेंसी का इससे क्या कनेक्शन हुआ? सर का सवाल स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल्स है। एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्चुअली क्या है कि मीडियम इंग्लिश तो थोड़ा हमें समझने में दिक्कत होती है इट्स ओके। प्रेसिडेंशियल रूल्स का क्या कनेक्शन रहा? ऐसा तो कोई कनेक्शन तो है नहीं। प्रेसिडेंशियल रूल्स के रिगार्डिंग क्या ऐसा कानूनी अमेंडमेंट्स हुआ या कानूनी कोई रिवॉल्यूशन हुआ जिसने इसमें चेंजेस लाए? उसके बारे में एक्सप्लेन करें प्लीज। सर प्रेजेंटली का मुझे पता नहीं है सर, मैं कह नहीं पाऊंगा सर। पुराना एक केस है जो SR बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, वो इससे रिलेटेड है सर। उसमें सर ये कहा है, उसका मुझे पता है सर।
कि प्रेसिडेंशियल रूल की किस तरीके से हम लगा सकते। चलो, एक गवर्नर की क्या क्या रोल होता है, गवर्नर का क्या रोल होता है स्टेट के अंदर, बताइए। स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर गवर्नर का क्या रोल होता है और गवर्नर की क्या दखल अंदाजी होती है, इस पे बताइए आप। सर एग्जीक्यूटिव जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो मिनिस्टर्स वगैरह कुछ भी अपने डिसीजंस लेंगे, कुछ भी काम करते हैं तो कंफर्मेटिव विद गवर्नर होता है। गवर्नर जो है सर प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं स्टेट के हिसाब से कि स्टेट में ये काम हो रहा है, ये हो रहा है। अगर सर मिनिस्टर्स वगैरह कुछ स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी अगर सर मिसमैनेजमेंट होता है तो गवर्नर जो है उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। गवर्नर अपनी रिपोर्ट किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को भेजता है, पता है आपको कुछ? सर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 166 आई थिंक सर, सॉरी सर मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा क्या गवर्नर के कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम या गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद? सर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पे ये राइट्स होते हैं कि सर जब एक जो मेजोरिटी पार्टी जो होती है सर वो अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन लेके जाती है तो गवर्नर जो है उनकी गवर्नमेंट फॉर्म करवाते हैं। उससे सर उसके बिना सर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती है सर। और सर अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज वगैरह में तो सर वो उससे पहले उसको देखते हैं। आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं शायद, आप नर्वस हो रहे हैं थोड़े, आप आराम से एकदम कूल रिलैक्स होइए। मेरा प्रश्न है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए गवर्नर ही उसको इनिशिएट करता है, गवर्नर ही करता है? यस सर। सरकार बनाने के लिए कौन आमंत्रित करता है? गवर्नर सर करता है, गवर्नर ही करते हैं। यस सर, ऑब्वियसली सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस दौरान क्या गवर्नर के कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती है कि वो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, किस दल को बुलाए, बहुमत दल के नेता को बुलाए ना बुलाए, आइडेंटिफिकेशन परेड, ये चीजें पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। आप विषयांतर हो रहे हैं। यस सर, होती है सर पावर। बताइए क्या होती है सर मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा इसका। प्रिजम्पशन एक वर्ड सर के साथ आपने इस्तेमाल किया था, उसको आपने एक्सप्लेन भी किया। यस प्रिजम्पशन एविडेंस के एक पर्टिकुलर पोर्शन में भी दे रखी है, सेक्शन 79 से 90 तक, राइट? एक सेक्शन 90 है जो डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ प्रिजम्पशन करता है, कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? यस सर। सर वो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड है वो एज ए एविडेंस अगर पेश किया जाता है कोर्ट के सामने तो सर कोर्ट उसको में प्रिज्यूम करेगा कि जिस अथॉरिटी के थ्रू प्रस्तुत किया गया है वो उस अथॉरिटी के अंदर मतलब कि राइटफुली उसकी अथॉरिटी पोजीशन में माना जाएगा कि वो होना चाहिए था उसकी पोजीशन में। पोजीशन की प्रिजम्पशन की जाती है ना सर, उस पे जो साइन और जो साइन है और जिसके अथॉरिटी के हुआ है सर वो अथॉरिटी सही मानी जाती है उसकी। उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में भी कुछ प्रिजम्पशन करते हैं क्या उसमें? यस सर, करते हैं। यस सर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के संबंध में भी 30 इयर्स है या कुछ अलग पीरियड है? सर 5 इयर्स पीरियड है सर। 5 ईयर है। और वो कौन से सेक्शंस के अंदर डील करता है? सेक्शन 90A 90 एविडेंस एक्ट। ओके, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अगर एडमिशिबिलिटी की मैं बात करूं यस सर, तो आप मुझे प्रोसीजर कैसे बताएंगे? मैं जस्ट एक लेमैन हूं, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे हम एडमिट कराएंगे, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। सर इसके प्रोविजंस जो है वो एविडेंस एक्ट में सर सेक्शन 65 ए और बी में दिए हुए हैं। उसमें सर ये दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट के सामने जो प्रेजेंट किया जाता है वो सर ये माना जाएगा कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो अगर किसी कंप्यूटर वगैरह में अगर फीड की गई है तो उसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। और उसकी कुछ कंडीशंस होती है जिस तरह से ये होती है कि जिस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया गया है, कंप्यूटर में फीड किया गया है, उसमें कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से काम होना चाहिए उसका, और जो है उसमें प्रॉपरली वो पूरा फीड किया गया हो, कहीं पे कंप्यूटर से छेड़छाड़ नहीं की गई हो। छेड़छाड़ के लिए क्या वर्ड होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में सर नॉट, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। कानून की जो लॉ की पढ़ाई आपने स्टार्ट की, इसके पीछे आपका ड्रीम क्या है? जेल हो तो मुझे आपका ड्रीम नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो एम्बिशन है वो उसके बियॉन्ड काफ़ी कुछ है। सर जब मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी लॉ के साथ तो मैंने आरजीएस की तैयारी स्टार्ट की थी।
पर सर राजस्थान इसी जुडिशियल के, सर्विस। यस सर, इन द मीन टाइम जो है फिर मैं जेलो का एग्जाम आया, तो मैंने इसको भी क्लियर किया। तो अगर सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं चाहूंगा कि मैं इस सर्विस में भी जाऊं। ओके, ये जेलों का अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपके Yes, sir. जुडिशरी की पढ़ाई में, प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करेगा? सर जो कि अभी प्रैक्टिकली सर जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, प्रैक्टिकली जो इसमें जेलों में काम होगा उसका मुझे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी थियोरेटिकल मैंने पढ़ा है काफी कुछ, तो जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा, पे सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा। यस सर, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये तो क्लर्क वाला होगा, लीगल क्लर्क जिसको कहा जाता है, जेलों के जनरल डिनोमिनेशन यूज़ करते हैं। और आरजेएस जुडिशियल ऑफिसर हो गया, तो इसका ऑफिसर वहाँ पे काम आ जाएगा। सर आपको कहीं ना शोरूम कहीं कुछ खोलना हद है, तक। आपको शोरूम खोलना है, आप दुकान का एक्सपीरियंस लोगे, काम आ जाएगा। पर सर कहीं से कुछ चीज सीखने को मिलती तो सर किसी मोड़ पे सर वो चीज काम आ ही जाती सर। ओके, ठीक है। कहते हैं लॉयर हर चीज़ को थोड़ा सा पूरा क्रॉस चेक करके उसके बाद कंफर्म करता है। तो आपने भी यस सर, जेलों का फॉर्म भरने से पहले जेलों के एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा होगा, यस सर, राइट? दो तरह के रिजर्वेशन यस होते सर, हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। क्या यस सर। होते हैं ये? सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, चलिए ठीक है। जेलों का जो ये वैकेंसी का रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये यस किन सर, रूल्स के अकॉर्डिंग, किन बाईलॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है? कुछ नियम बने हुए, इसके अकॉर्डिंग आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है। सर राजस्थान सर्विस रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये हो रहा है। आई थिंक 2013 रूल्स है। राजस्थान सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। मे बी सर, श्योर नहीं हूँ सर मैं। चलिए सर प्लीज़। कैसे हैं आप? यस सर, ठीक है सर। एकदम। यस सर। आपकी हॉबीज है वॉकिंग और साइकिलिंग, रेगुलर करते हैं? सर मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे पर्टिकुलर हॉबीज नहीं है सर, फॉर्म में बताया गया था एटलीस्ट 2 भरना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो मैंने भरा। एक्चुअली सर पढ़ाई करते टाइम मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं हॉबीज क्रिएट कर सकूं, बट दिस मेरा इंटरेस्ट है सर साइकिलिंग और वॉकिंग में। ओके, तो साइकिलिंग और वॉकिंग वैसे आप रेगुलर करते नहीं हैं? सर वॉकिंग तो मैं रेगुलर करता हूँ, साइकिलिंग कभी कभी करता हूँ सर। ओके। टूर डी फ्रांस के बारे में जानते हैं आप? सॉरी सर। साइकिलिंग से रिलेटेड ये टूर डी फ्रांस। नो सर, नो ओके। आइडिया। अभी जैसे डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहे थे सर, तो यस, जब हम बात करते हैं गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, यस सर। संविधान में ऐसा कुछ है क्या कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर, कुछ विशेष बात हो गवर्नर को लेकर या प्रेसिडेंट को लेकर? सर उसमें ये है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं ये समझता हूँ कि सर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जहाँ पे कुछ लॉज ऐसे हैं जो गवर्नर अगर उनको क्लियर बनाते हैं तो प्रेसिडेंट से पहले कंसर्न लेके बनाते हैं। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर में जब हम बात करते हैं, जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जैसे रिटर्न है, कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें लिखी हुई है विवेकाधीन यस शक्तियाँ सर। या डिस्क्रिशनरी पावर, क्या ऐसा प्रेसिडेंट के केस में भी है क्या? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके। चलिए अच्छा। आज के अखबार का कोई अच्छा मुद्दा बताइए। पढ़ा न्यूज़पेपर आज का? यस सर, पढ़ा है। कोई अच्छी न्यूज़ सुनाइए, पॉजिटिव न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज ये सर कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में सर पूरे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड को। वेरी गुड। ये जो वैक्सीन है, ये यस रेगुलरली ऑर्डिनरी यूज़ करने के लिए है या इमरजेंसी यूज़ के लिए है? जो परमिशन मिला है, जो अप्रूवल मिला है, यस सर। इज इट यस सर। फॉर ऑर्डिनरी एप्लीकेशंस और फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन? सर इमरजेंसी फॉर कोरोना के लिए है अभी तो कोरोना के लिए भी तो 2 चीज़ें हो सकती है ना, एक तो ऑर्डिनरी, कोई भी वैक्सीन 2 तरीके से हो यस। सकती है, एक तो सबके लिए यस सर, अवेलेबल है। नॉट श्योर अबाउट दिस सर। ओके, चलिए बने रहिएगा आप, कुछ टाइम बाद वापस आपको फीडबैक देंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई
हाँ जी। यस सर। तो आप ये बताइए पहले जी सर। कि आप ये इस इंटरव्यू से घबराए हुए हैं काफी? सर मैं जब प्रेजेंस ऑफ सर मैं सोच के तो गया था, घबराना बिल्कुल नहीं है, बट जैसे आप लोग आए थे थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया सर, पर धीरे धीरे मैं रिलैक्स होने लगा सर। अच्छा, तो अभी रिलैक्स हो आप? हाँ सर, लिटिल बिट रिलैक्स। तो ये मॉक इंटरव्यू कराने का पर्पज ही यही है कि आपको जो इंटरव्यू का जो फियर, आपको फियरलेस करना हमारा उद्देश्य है। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो हम लोगों की थोड़ी तीनों की अलग अलग राय है, तो मैं पहले अपनी बात बताता हूँ। मुझे जो महसूस हुआ वो मैं बता देता हूँ। मुझे ये महसूस हुआ कि आपके अंदर सिंसियरिटी है, आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, ये चीजें थोड़ी पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर ये मेरे को आत्मविश्वास की काफी ज्यादा कमी लगी, आपको कॉन्फिडेंस काफी कम है और नर्वसनेस काफी ज्यादा छाई हुई है, ठीक है, और कहीं घबराहट से आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न की मंशा समझिए कि प्रश्नकर्ता आपसे किस प्रकार के उत्तर की उम्मीद करता है, किस प्रकार के उत्तर को अपेक्षा करता है वो। तो जैसे प्रिजम्पशन था, तो प्रिजम्पशन में बहुत कुछ वाइड क्षेत्र था भाई। प्रिजम्पशन में तो हर मामले के अंदर ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि न्यायालय हर व्यक्ति को, सामान्य मामलों में हर व्यक्ति को निर्दोष होने का प्रिजम्पशन करता है जब तक कि अभियोजन बियॉन्ड डाउट ये साबित नहीं करते। और फिर मैंने एसीबी का कहा था, तो एसीबी के मामले के अंदर कोर्ट ये प्रिजम्पशन करता है कि उसने रिश्वत ली है। यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुलजिम पे शिफ्ट हो जाता है कि वो ये साबित करे, समझ रहे हो ना? जी सर। तो ये कोर्ट में तो हर मामले में प्रिजम्पशन लागू होता है। फिर सर ने वो बताया था डॉक्यूमेंट्स के संबंध में, इसी तरह कोई व्यक्ति कितने साल तक नहीं देखा गया है तो उसके जिंदा मरे होने की उपधारणा होती है, कब से देखा गया है तो जिंदा होने की, ये तो बहुत सी चीजें हैं। तो आप एकदम से घबरा गए, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट हो रही है आपके अंदर, तो हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं है करनी है, ठीक है? ओके सर। तो मतलब ये इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क करना है आपको, ठीक है ना, कि आप बहुत इत्मीनान, थोड़ा धैर्य, जिसको है ना काम और कूल। और एक दूसरा आपने शब्द कहा कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, तो इंग्लिश मीडियम का होने का मतलब ये थोड़ी आपको हिंदी नहीं आती है। उत्तर भारत का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको हिंदी समझ में नहीं आती है। आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? आप हिंदी के जनरल कंपलसरी पेपर तो पास करके आए हो? यस सर। तो ये इस तरह की वो आप अपनी कमी को छुपाने वाली बात है, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले 2-3 चीजों के ऊपर काम करिए। एक तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, नैराश्य को बिल्कुल, है ना, नैराश्य समझते हैं ना, निराशपन, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो सब्जेक्ट मैटर है उनकी जनरल जो चीजें हैं ना, उनके ऊपर अच्छा वर्क कीजिए। और वहां अगर ये पूछा जा सकता है आपको कि आपको किस विषय पे पूछा जाए, तो एक जो विषय है वो बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। जैसे ऑलमोस्ट सर ने आपको बता ही दिया, मेरा भी व्यू लगभग ऐसा ही है। एक तो पूरे इंटरव्यू में आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल एक मेंटेन करके रखें। आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, और इवन जब आपने बोलना स्टार्ट किया था उससे पहले ही आपकी जो प्लेजेंट पर्सनालिटी है, आप जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट क्या होता है कि कई बार हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है, हावी हो जाती है। आपने खुद ने भी बताया कि मैं कॉन्फिडेंट था बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर लैग कर गया। पर कोई बात नहीं, थ्रू आउट पूरे सेशन के दौरान आपको एक लेवल मेंटेन करना है, ठीक है? कहीं पर भी जैसे फेस पर ये एक्सप्रेशन ही नहीं आने चाहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, सॉरी कहकर, और वो भी पोलाइटली सॉरी कह के आप आगे बढ़ सकते हैं। बट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन फेस करोगे उसको उसी कॉन्फिडेंस लेवल से आपको फेस करना है, ठीक है? तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। बाकी सर और आपको बताएंगे। ओके सर। 2 चीज़ों के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा। पहली बात तो ये कि लुकिंग वाइज, ड्रेसिंग वाइज, जैसा सर ने बताया, ऑल इज ओके, है ना? देखो कहीं पर अगर ऐसा कुछ नर्वसनेस आ जाता है तो ह्यूमैनिटी के नाते हो जाता है। कई बार ऐसा कुछ होता है, जब आप मेन इंटरव्यू फेस करें, इस नर्वसनेस को अपने पैर और ज़मीन से अटैच कर लो। अगर आप पैर को पूरा बैठे बैठे भी पैर को ज़मीन पर पुश करोगे ना, तो आपकी जो नर्वसनेस है वहाँ चली जाती है। फिर अपना बॉडी जो होता है क्लोज्ड हो जाता है, सामने वाले पर अपने फेस तक वो चीज़ आती नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आपने कहा फॉर्म भरते समय 2 हॉबी भरना जरूरी था, मेरे पास कोई हॉबी नहीं था। पढ़ाई करना भी तो हॉबी है भाई। क्या हॉबी की कहीं पर डेफिनेशन है क्या कि यही हॉबी हो सकती है ना?
फिर उसको मेंशन कर सकते हैं आप। अगर भाषा संबंधी इशू आ भी जाता है, पहली बात तो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसा सर ने बताया। अगर भाषा संबंधी इशू आ जाता है, किसी टेक्निकल वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ही पोलाइटली क्षमा मांगते हुए, क्योंकि सर इसमें थोड़ा सा ये तकनीकी शब्द में मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में समझ नहीं पा रहा हूँ, ईमानदारी दिखाना, ठीक है। हर एक के व्यक्ति के पास सारी चीज़ों की जानकारी जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा होनी चाहिए। पर कई तकनीकी शब्द पे उलझ जाओ तो वहाँ पर क्षमा मांगते हुए शब्द का मीनिंग पता कर लीजिए या इसका ट्रांसलेशन पता कर दीजिए। इंटरव्यूअर कभी मना नहीं करेगा कि आपको ये वर्ड नहीं आ रहा तो मैं आपको इसका इंग्लिश नहीं बताऊंगा, वो मना नहीं करना। ओके, थोड़ा सा सब्जेक्ट पर, हालांकि आपने जब एसआर मुंबई का केस का जिक्र किया तो मुझे लगा शायद आप पहले सवाल को अच्छे तरीके से सुन नहीं पाए थे, इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली बात, एसआर मुंबई का वो केस था जिसने पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट किया है ना स्टेट इमरजेंसी के मामलों में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सेक्शन 90 को वापस पढ़िएगा, किस मामलों के अंदर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिजम्पशन नहीं होती उसके अंदर। ओके, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा संभालिए, बाकी आप अपने आप में एक कैपेबल कैंडिडेट्स हैं। जैसा सर ने सजेस्ट किया, अगर उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट आता है डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।